अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सादुर्रहमान बन के बात करूँगा, ना कि डकी भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज़। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी हमेशा से सिर्फ यही इंटेंशन रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और कुछ ना कुछ जो है वो मैं नया लाता रहूँ। लेकिन मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, या कोई प्रमोशन ऐसी हुई है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए पूरे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। लेट द कोर्ट हैंडल। मैं लीगली इस मैटर को एंड तक देखूँगा। मैं कोर्ट्स के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को रेडी हूँ और कर रहा हूँ। मैं इदारे के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा और जो भी जज साहब मेरे केस का फ़ैसला लेंगे मैं वो कबूल करूँगा। मेरा और मेरी फैमिली का जो 3.5 माह का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ वो बताने आया हूँ। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं। हमने अपने घर में दावत रखी होती है। मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, हम खाना शाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं। मेहमान चले जाते हैं, उसके बाद मैं और रूब पैकिंग में लग जाते हैं, क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इनवाइट आया होता है कि डकी भाई आप आए, हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाएं। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक मेल और एक फीमेल को चुना है, जिसके अंदर मेल में उन्होंने मुझे चुना है। बाकी कंट्रीज से भी उन्होंने एक मेल एक फीमेल इनवाइट किए हुए थे और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने एक बंदा चूज़ करना है और उन्होंने मुझे चुना। मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की, क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हम जब पैकिंग करके सामान गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी हमारी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट का एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई FIR तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाएं। मैं और रूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया। हम किसी को ऑन टाइम ज्यादा इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़िया को सिर्फ मैसेज कर दिया है कि ये इस तरह से इशू हो गया है, तो शायद हम फ्लाई ना कर पाए, तो आप प्लीज गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ और हमें यहाँ से पिक कर लो। हमें लगा कि शायद हमें बस सिर्फ फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे। 5-10 मिनट के बाद इमिग्रेशन वाले हमसे हमारे मोबाइल ले लेते हैं, कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पे लगा दें और अरूब की तरफ वो इशारा करते हैं कि अगर आप जाना चाह रही हैं मलेशिया तो आप जा सकती हैं। अरूब ने कहा नहीं, अगर साथ मेरे साथ जा रहा है तो मैं चले जाती हूँ, वरना मैं इधर ही ठीक हूँ। शायद ये मेरी गलती ही, मुझे उसको जाने देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जिस चीज़ से मेरी फैमिली ने गो थ्रू किया है, मैंने यही रिग्रेट किया कि मुझे अरूब को मलेशिया भेज देना चाहिए था। इमिग्रेशन वाले हमें एक रूम में बैठा देते हैं। मैं और अरूब बस आपस में गपशप लगा रहे होते हैं कि कोई नहीं कल चले जाएंगे, कोई नहीं दोबारा टिकट करा के परसों चले जाएंगे, इवेंट भी 2 दिन के बाद है, कल चले जाएंगे। हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल मेरे अंदर इतना सा भी वहम गुमान नहीं था कि असल में इशू क्या। 1 घंटे के बाद इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाहर NCCI की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मेरी गाड़ी में बैठा देते हैं। अरूब कहती है कि मैंने भी साथ आना है। मैंने इसको कहा नहीं, तुम घर चली जाओ, मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं हैंडल कर लूँ। वो गाड़ी भी चल पड़ी थी, गाड़ी सीधा चलेगी NCCI ऑफिस गुलबर्ग। इस वक्त यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह बैरून मुल्क जा रहा था। NCCI लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुल्जिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर डकी भाई बड़ी मुश्किल में, हुक्म जारी, मदाहों के लिए बुरी खबर। डकी भाई डकी भाई डकी भाई डकी भाई डकी भाई। रात के तकरीबन 11 बजे हम NCCI ऑफिस पहुंच जाते हैं। हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मुझे ऊपर एक रूम में लेके गए। जब मैं NCCI के ऑफिस पहुंचता हूं तो वहां पे 6-7 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मेरी हथकड़ी वो खोल देते हैं, मुझे कुर्सी पे बिठा देते हैं और मेरी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। वहां पे मेरे से क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशंस के प्रमोशन के बारे में। वहां पे मुझे पहली बार आइडिया होता है कि मेरा इस इशू पे मुझे एयरपोर्ट पे रोका गया। खैर मेरे से वो जो सवाल करते गए
मैं उनको बताता गया। मेरे पास 3 मोबाइल थे, मैंने तीनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दिए। उन्होंने मेरे से मेरे जीमेल अकाउंट के पासवर्ड पूछे, मैंने वो भी उनको ऑन द स्पॉट दिए। उन्होंने मेरे से मेरे लैपटॉप का पासवर्ड पूछा, मैंने उनको ऑन द स्पॉट दिया। ऐसा भी नहीं कि मैंने उनको कोई बहाना लगाया हो कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, बिकॉज आई हैड नथिंग टू हाइड। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इदारा ये सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले 23 मिनट के अंदर दे दी थी। कई घंटे गुजर जाते हैं और तमाम ऑफिसर्स मेरी इंक्वायरी लेके चले जाते हैं, सिवाय एक के, जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब। मेरे आईओ के अलावा जब तमाम ऑफिसर्स चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो आईओ मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे एफआईआर होने वाली है। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पे केस क्या है और क्या एफआईआर है और मैंने किया क्या है। तो जो प्राइवेट बंदा था जो बाद में आया था ना, वो कहता कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे आईएसआई है, तेरे पीछे एमआई है, तेरे पीछे क्या क्या एजेंसी है। कहता तुझे पता ही नहीं है कि तूने क्या किया। तो वो मेरे पे ये इंप्रेशन डाला था कि हर इदारा जो है वो मेरे पीछे पड़ गया। साथ ही कहता कि लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मेरा तो काम ही कोई नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, फैमिली को टाइम दिया, बेगम को टाइम दिया, एक आधे दोस्त को टाइम दिया, जाके व्लॉग वगैरह बना लिया, घर आए, सो गए, दैट्स इट। इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ है ही। मेरे माइंड में 100 सवाल आना शुरू हो गए, लेकिन मेरे पास जवाब किसी का नहीं था। फिर उन्होंने मेरे पे एफआईआर दे दी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवालात में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। मुझे तो रिमांड का मतलब ही नहीं था पता। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से एनसीसीआई ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। आईओ कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। आईओ हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो। मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियां वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहां पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो। वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो। कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है वो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम। कहता नहीं, चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या बताऊं यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ। मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और किस तरह इससे निकलूं। मैंने क्या किया ऐसा। खैर वो सरफराज चौधरी कहता है कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे 1 को आया हूं, मैं सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड
मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मुझे ऊपर ले गए, मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, जावा फूड्स, मेरा एक जाने वाला है जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया हुआ था, वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, तब मार लें, लेकिन मुझे मारे कम। वो बड़ा परेशान हुआ, वो बाहर चला गया, कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, पिज्जाज या कोई बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर हैं, उन्होंने कहीं उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहां पे गया तो डक्की भाई इस हालत में था। तो जुनैद सलीम साहब ने जो है वो इस चीज का पॉडकास्ट दे दिया। ज़ेरे हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे, और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम, बहुत मार रहे हैं। जो फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। खैर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं, मुझे जितना मर्जी मारे, मैंने किसी को नहीं बताना। मुझे हवालात में वापस बंद कर दिया इन्होंने। थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ वो एहलकारों ने मारा था। थप्पड़ वाली एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था, मैं आपको बताता हूँ जी। डक्की भी आगे बताएगा कि मुझे चपेड़े किसने मारी थी, और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। जब इसको पेश करने लगे थे डक्की को, तो भाई वो आपको बताया था कि मैं इसको थप्पड़ मार के लाया हूँ। हाँ, तो वो थप्पड़ मार के लाए, वो मारते थे इसको। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उनका जो फ्रंटमैन था, उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था कि वो मेरे से पैसों की डिमांड करे। उसने तब मेरे से पूछा कि यार तू बेवकूफ है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता यार तेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। मैंने कहा यार मेरी फैमिली कभी इन चक्करों में पड़ी नहीं है। तो